तुम डूलो डालो की दुनिया में अंडरवर्ल्ड के देवता जोंगली के रूप में आए और पाइमन को अपनी मार्शल सोल के तौर पर जगाया। तुम्हारा इरादा बस स्पिरिट सिटी में एक मुफ्तखोर और आलसी इंसान की तरह घूमने फिरने का था, एक ऐसा सामाजिक परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता था। लेकिन अचानक क्यान रेन रेक्स्यू ने तुम्हें ढूंढा और तुम्हारी औरत बनने की जिद करने लगी। और तो और जूजू चिंग, निंग रोंग रोंग, गुयुएना और बीबी डोंग भी तुमसे प्यार करने लगी। इस दुनिया में जहाँ राक्षस और देवता वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, भले ही मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सबसे ऊपर रहूं, पर मैं जानता हूँ कि आम लोगों को दुख से बचाना जरूरी है। इसीलिए मैं बस इन जमीनों पर घूमना चाहता हूँ और सभी के लिए खुशहाली और समृद्धि लाना चाहता हूँ। जालिंग पास के ऊपर 3 देवताओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। तभी दिव्य कवच पहने एक व्यक्ति अचानक नीचे उतरा। उसने अपनी बाहें बांधी और एक ऐसी शॉक वेव छोड़ी जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। ठीक उसी समय जब 5 विशाल पीले उल्का पिंड, जिनमें एक सर्वोच्च शासक की जबरदस्त ताकत थी, नीचे गिर रहे थे। क्यान रेन रेक्स्यू की आंखें अचानक खुल गईं। ठंडे पसीने से उसके औपचारिक कपड़े भीग गए थे। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में बसा डर कम नहीं हो रहा था। ये वही सपना था जिसने उसे अनगिनत बार परेशान किया था। सी गॉड, राक्षस गॉड, स्पिरिट हॉल एम्पायर और वो रहस्यमय दिव्य व्यक्ति जो खुद को मोराक्स कहता था। फिर भी इस बार उल्का पिंडों के टकराने से पहले उसने वो चेहरा साफ साफ देखा था, एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा जिसने उसके दिल को दहला दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। क्यान रेन रेक्स्यू ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो तो बस सड़कों पर घूमने वाला एक मुफ्तखोर और आलसी इंसान है। वो सर्वशक्तिमान नॉर्ड ऑफ जियो कॉन्ट्रैक्ट्स का देवता कैसे हो सकता है? इसी बीच हेवेंडू शहर के उत्तर में एक आलीशान हवेली में आपको अचानक छींक आई। आप रुके। आपकी एम्बर आंखों में थोड़ी शंका दिखी। तर्क के हिसाब से आपका शरीर सभी बीमारियों से सुरक्षित था। आपको सर्दी जुकाम होने का कोई कारण नहीं था। कौन मेरे बारे में सोच रहा है? जोंगली, क्या हुआ? मुश्किल से 2 फीट ऊंचा एक छोटा सा व्यक्ति हवा में तैरता हुआ पास आया। नींद भरी आंखें मलते हुए पायमन ने आपकी ओर देखा। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सर्दी है। ये सुनते ही पायमन की नींद तुरंत गायब हो गई। वो चिंता से आंखें फाड़े हवा में उड़ने लगी। आपने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे आराम करने के लिए कहा। उस छोटी सी बच्ची को सिर एक तरफ किए सोते देखकर आपने बेबसी से सिर हिलाया और उसे उड़ा दिया। फिर आप खिड़की के बाहर चांद को देखने लगे। असल में आप मोराक्स थे, तेवत में जियो के देवता। अपनी मानसिक शांति को खत्म करने वाले इरोजन यानी क्षरण का सामना करते हुए किस्मत के एक मोड़ के कारण आप पायमन के साथ डोल्वो महाद्वीप पर आ गए। सच कहूँ तो ये कोई बुरा नतीजा नहीं था। अगर आप तेवत में ही रहते तो डर था कि इरोजन आखिरकार आपको खत्म कर देता। जब सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आई तो पायमन आपके कान के पास उड़कर आई और चिल्लाई, अरे आलसी, उठो। आपकी आँख का कोना फड़का। मुझे याद है ट्रैवलर ने कहा था कि तुम इमरजेंसी फूड हो। मैं नहीं हूँ। आखिरकार पायमन तो पायमन थी। वो छोटी सी बच्ची हवा में पैर पटकने लगी, हाथ कमर पर रखे और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहा। वो जल्दी ही शांत हो गई और उम्मीद भरी नजरों से आपका हाथ खींचने लगी। अरे आलसी, नाश्ते में क्या खाएंगे? शहर के पश्चिम में एक जगह है जहाँ टोफू पुडिंग मिलती है। चलो आज उसे आजमाते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे मीठी वाली चाहिए, 3 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी के साथ। वैसे नमकीन टोफू पुडिंग ज्यादा बेहतर स्वाद वाली हो सकती है। बिल्कुल नहीं, मुझे मीठी ही चाहिए। जब आप टियान्डो शहर की सड़कों पर चल रहे थे तो पायमन हर मिलने वाले व्यक्ति का अभिवादन करती, उन्हें सही सही अंकल, मिस या युवक कहकर बुलाती। वहाँ के लोग इस उड़ती हुई फरिश्ते के आदी हो चुके थे। वो बस उसे आपकी बदली हुई स्पिरिट मानते थे, जो लड़ाई में तो नुकसान नहीं पहुँचाती थी लेकिन बहुत प्यारी थी। उसके पीछे चलते हुए आपने एक ट्रैवलर होने की अनोखी खुशी महसूस की। पायमन के आपके प्रवक्ता के तौर पर काम करने की वजह से आपको शायद ही कभी बोलने की जरूरत पड़ती थी। शुभ प्रभात महामहिम क्राउन प्रिंस। पायमन ने हवा में तैरते हुए कैजुअली अभिवादन किया। जियो किंग हाई ने सहज रूप से जवाब दिया। जब तक उन्हें होश आया आप और पायमन दर्जनों मीटर दूर जा चुके थे। आप आराम से चल रहे थे और महसूस कर रहे थे कि पीछे से कोई उत्सुक नजर आपकी ओर बढ़ रही है। और सचमुच में कुछ ही पलों में जियो किंग हाई तेजी से चलकर आपके पास आ गए। छोटी पायमन, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जियो किंग हाई ने सौम्य और मिलनसार मुस्कान से पूछा। हम टोफू पुडिंग खाने जा रहे हैं। क्या महामहिम हमारे साथ चलना चाहेंगे? पायमन ने बस शिष्टाचार के लिए ये निमंत्रण दिया था। जरूर, मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। पायमन वही ठिठक गई। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी ये अंदाजा लगाने के लिए कि उस छोटी सी बच्ची का चेहरा कैसे उतर गया होगा। वो तो बस शिष्टाचार पर बातें कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। इससे भी बड़ी बात ये थी कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। इस तरह के खाने से शायद आपके सारे पैसे खत्म हो जाते। जियो किंग हाई ने पायमन की प्रतिक्रिया देखी और मन ही मन हंसते हुए उदारता पूर्वक बोले, किस्मत ही हमें मिलाती है, ये खाना मेरी तरफ से होगा। धन्यवाद महामहिम। पायमन तुरंत खिल उठी और आपकी बाह को छूते हुए बोली, तुम्हें सच में और पैसे कमाने की जरूरत है। किसी दिन हम क्राउन प्रिंस को दावत देंगे। चलो चलो टोफू पुडिंग खाते हैं। पायमन को मीठी वाली सबसे ज्यादा पसंद है। पायमन आपको खींचते हुए ले गयी और बड़बड़ाते हुए आप पर एक आखिरी तंज कसा। कुछ ऐसे बेकार लोगों की तरह नहीं जो सोचते हैं कि नमकीन टोफू पुडिंग ज्यादा स्वादिष्ट होती है। ये कहते हुए उसने गुस्से से आपको घूरा, लेकिन आप बेअसर रहे और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जियो किंग हाई आपके बगल में चल रहे थे। उनकी नजरें कभी कभी आपकी ओर घूम रही थीं
हालांकि उनकी आंखों में छिपी परखने की नीयत गहराई से दबी हुई थी। जब वे तीनों शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुरानी नाश्ते की दुकान में अपनी सीटों पर बैठे तो दुकानदार के हाथ थोड़े कांप रहे थे। जब वो उनके कटोरे लेकर आया, इससे पहले कि वो अपना ऑर्डर दे पाते, पास की मेज से बातचीत उनके कानों में पड़ी। एक महिला ने अपने साथी पुरुष को ताज़ा बना मीठा टोफू पुडिंग का कटोरा पकड़ाया और सहज रूप से पूछा, क्या इसमें चीनी डालनी है? उस आदमी ने कटोरा लिया और बहुत गंभीरता से जवाब दिया, 2 चम्मच डाल दो या 4। हैरान होकर महिला ने पूछा कि 3 चम्मच क्यों नहीं? उस आदमी ने एक ठंडी समझदारी भरी हंसी हंसते हुए एक गहरी बात कही, अगर तुम 3 चम्मच चीनी डालोगी तो घर पर मौजूद घोड़े। इस अजीब तर्क ने ज्यू किंग हाय और बाकी लोगों को हैरान कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या सचमुच ठीक 3 चम्मच चीनी डालने का कोई अजीब नतीजा होता है। इसी बीच शहर के दरवाजों से बहुत दूर वांगची नाम के एक डोलवो को अचानक जोर से और अप्रत्याशित छींक आई और उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मेरी पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत कौन कर रहा है? वे तो मानो मौत को दावत दे रहे हैं। अगली मेज पर हो रही बातचीत सुनकर पाइमोन ने जोर से सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर मुड़कर दुकानदार से चिल्लाकर कहा, बॉस 2 ऑर्डर मीठे टोफू पुडिंग के और 1 नमकीन वाला, लेकिन मीठे वाले में ध्यान रहे कि 3 चम्मच चीनी नहीं डालनी है, ठीक है? ज्यू किंग हे ने चेहरे पर एक सौम्य मुखौटे जैसी मुस्कान लिए विनम्रता से कहा, भाई जोंगली, सुना है आप बहुत जानकार हैं, क्या हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? पाइमोन ने मुंह खोला, ये डिंग मारने के लिए कि जोंगली को पिछले 500 सालों का इतिहास पता है, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया और हाथ हिलाकर बात टाल दी। उन्हें कुछ नहीं पता, वे बस मुफ्त का खाना पीना उड़ाने के काम के हैं, उनसे क्यों पूछना? ज्यू किंग हे ने मन ही मन सिर हिलाया। अगर उनका अपना साथी ही ऐसा कहता है तो शायद उनमें कोई असली हुनर नहीं है। फिर भी आपने उनकी ओर देखा, आपकी आवाज एक ऐसे पहाड़ की तरह स्थिर और अडिग थी जो हजारों सालों से खड़ा हो। कोई बात नहीं, महामहिम क्राउन प्रिंस किस बारे में चर्चा करना चाहेंगे? बेझिझक अपने मन की बात कहें, इसे इस नाश्ते की कीमत का ही एक हिस्सा समझ लें। ज्यू किंग हे ने भौएं ऊपर उठाई और सीधे आप पर एक मुश्किल सवाल दागने का फैसला किया। भाई जोंगली, मौजूदा स्पिरिट हॉल के बारे में आपकी क्या राय है? पाइमोन ने जल्दी से आपकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हें पता नहीं है तो बकवास मत करो, सावधान रहो, वरना क्राउन प्रिंस हमें टोफू पुडिंग नहीं खिलाएंगे। आपने उसकी बात अनसुनी कर दी। धीरे से अपनी कलाई झाड़ी और धीमी आवाज में बोले, अगर मैं खुलकर कहूँ तो स्पिरिट हॉल का रणनीतिक लेआउट बहुत शानदार था, फिर भी वो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ था। ज्यू सिंह हे मन ही मन हंसे और आपकी बातों को बस खोखली और चिकनी चुपड़ी बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही पल आपकी बात सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सबसे पहले लेआउट पर गौर करें। डोलुआ महाद्वीप में स्पिरिट मास्टर्स का दबदबा था। स्पिरिट हॉल ने दोनों बड़े साम्राज्यों के गांवों और कस्बों में अपनी शाखाएं खोली, जहां वे हर साल आम लोगों के लिए मुफ्त स्पिरिट अवेकनिंग समारोह आयोजित करते थे और बेहतरीन प्रतिभा वाले लोगों को तुरंत भर्ती कर लेते थे। उन्होंने वजीफे और सब्सिडी देकर आम स्पिरिट मास्टर्स का दिल भी जीत लिया और दुनिया भर में उभरती हुई स्पिरिट मास्टर प्रतिभाओं को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया। इस रणनीति को बहुत ही स्थिरता के साथ लागू किया गया। आपके हर शब्द के साथ ज्यू जिंग हे की धड़कनें तेज होती गईं। वे आपको ध्यान से देख रहे थे और अनजाने में ही उनकी उंगलियां कस गईं। ये अज्ञानता का संकेत नहीं था, आपने उन तरीकों का खुलासा कर दिया था जिनका इस्तेमाल स्पिरिट हॉल ने दुनिया भर में अपनी जड़ें जमाने के लिए किया था। फिर ये बात सामने आई कि एल्डर हॉल और पॉन्टिफ हॉल के बीच मतभेद थे और बीबी डोंग सिर्फ दूसरों के हाथों की कठपुतली थी। ज्यू जिंग हे ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनकी पीठ पर पसीने की एक हल्की परत जम गई। बड़े बड़े गुटों के ये बेहद गुप्त राज ऐसे थे जिनका पता टियांडो शाही परिवार के जासूस भी नहीं लगा पाए थे। तो फिर आप जैसे आम इंसान जिसके पास कोई स्पिरिट पावर नहीं थी, ये बातें कैसे जान सकता था? जो व्यक्ति कुछ पल पहले ही क्राउन प्रिंस के घमंड के साथ खड़ा था, अब उसने सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनके बात करने का अंदाज तुरंत बदल गया। श्रीमान, आपका ज्ञान सचमुच असाधारण है। कृपया मेरी पिछली गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करें। मैं आपको अपनी ईस्ट पैलेस में आमंत्रित करना चाहता हूँ। अगर मैं कभी गद्दी पर बैठा तो आप निस्संदेह मेरे चांसलर के तौर पर सेवा करेंगे। आखिर में आपने ईस्ट पैलेस में अधिकारी बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और सिर्फ क्राउन प्रिंस की रियासत में एक सम्मानित मेहमान की भूमिका स्वीकार की। जब आप चलने लगे तो पाइमोन ने जोर से हंसते हुए आपके कंधे पर थपथपाया। जोंगली, तुम सच में कमाल हो। पहले तुम बिलहू ताओ को भेजते थे, अब सीधे क्राउन प्रिंस को भेजते हो। दूसरों के खर्च पर मुफ्त में जीने का तुम्हारा हुनर तो और भी बेहतर होता जा रहा है। जब आपने बिना कुछ कहे बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी तो पाइमोन झुंझलाकर अपने गाल फुलाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो अपने राज अपने पास ही रखो। अब से मैं तुम्हें इतियू कहूंगी। जब आप दोनों शहर के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे तो आपने गुस्से में गालियां सुनने को मिली। सड़क के किनारे लोगों का एक समूह खड़ा था जिनमें युवा और बुजुर्ग दोनों शामिल थे। उनकी अगुवाई कर रही एक युवा लड़की गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर हवा में तैरती हुई पाइमोन पर पड़ी। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच में उड़ सकती है? समूह में मौजूद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसके बाल ऊपर से सपाट कटे हुए थे, जिसे फ्लैट टॉप हेयर कट कहते हैं, अचानक उधर देखा और हैरानी से चिल्लाकर पूछा, क्या ये बोल भी सकती है? एक चमत्कार, ये मार्शल सोल का एक अनोखा चमत्कार है। पाइमोन को उसकी घूरने की आदत से घबराहट हुई। वो आपके पीछे छिप गई, अपना सिर बाहर निकाला और गुस्से से चिल्लाई, अजीब अंकल,
अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मैं बदला लेने के लिए तुम्हें एक बुरा सा निकनेम दूंगी। मैं तुम्हें फ्लैट टॉप कहूंगी। पास खड़े फ्लैंडर हंसी नहीं रोक पाए और अपनी जांग पर हाथ मारा। शाओगांग, ये बहुत बढ़िया निकनेम है, फ्लैट टॉप। फ्लैंडर, अगर तुम दोबारा हंसे तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। यू शाओगांग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए कई बार गहरी सांसें ली। वो उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जो पूरे समय चुपचाप खड़ा था। बस एक नजर डालते ही वो हैरान रह गया। आप भीड़ के बीच शांत और बेपरवाह अंदाज में खड़े थे, फिर भी आप में एक अनोखा और प्रभावशाली व्यक्तित्व था जो आपको सबसे अलग दिखा रहा था। अपनी हैरानी को दबाते हुए यू शाओगांग ने गंभीरता से कहा, युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी जन्मजात स्पिरिट पावर का स्तर क्या है? मुझे पता है कि ये सवाल पूछना थोड़ी गुस्ताखी है, लेकिन एक स्कॉलर होने के नाते मेरी मार्शल स्पिरिट्स के बारे में जानने की बहुत इच्छा है, खासकर पाइमोन जैसी चीज के बारे में। उसने पूरी विनम्रता दिखाई। हालांकि पास खड़े फ्लेंडर और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये गुस्ताखी है, फिर भी उसने पूछा। तुमने सोचते हुए अपनी नजरें झुका ली। तुम असल में डोलुओ कॉन्टिनेंट से नहीं थे, और अब तुम्हारे पास इंसानी शरीर भी नहीं था, तो तुम्हारे पास जन्मजात स्पिरिट पावर कैसे हो सकती थी? समूह पर नजर डालते हुए और उनकी बिखरी हुई बातों और खासियतों को जोड़ते हुए तुमने जल्दी ही उन्हें पहचान लिया। ये श्रेक चीम थी जिसे अभी अभी तियांडो रॉयल एकेडमी से निकाला गया था। जन्मजात स्पिरिट पावर क्या होती है? पाइमोन ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए तुम्हारे पास आकर हैरानी से अपना सिर टेढ़ा किया। जैसे ही वो बोली, वहाँ सन्नाटा छा गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब जन्मजात स्पिरिट पावर का जिक्र हुआ तो उसका ध्यान भटक गया। पता चला कि उसमें तो ये है ही नहीं। कितना दुखद है। यू शाओगांग ने अफसोस में सिर हिलाया। हालांकि उनके मन में थोड़ी श्रेष्ठता की भावना भी थी। भले ही उनकी अपनी ताकत कम थी, लेकिन कम से कम उनके पास आधे लेवल की जन्मजात स्पिरिट पावर तो थी जिससे वे कल्टीवेशन कर सकते थे। भले ही उन्हें लेवल 29 तक पहुंचने में 50 साल लग गए हो। इस व्यक्ति में जरा सी भी स्पिरिट पावर नहीं थी। एक बिल्कुल साधारण इंसान। इतने दुर्लभ ह्यूमनॉइड मार्शल सोल के बावजूद स्पिरिट पावर ना होने के कारण उनमें कोई रिसर्च वैल्यू भी नहीं बची थी। उन्होंने पाइमोन को परखा और संभावनाओं का हिसाब लगाया, बस यही उम्मीद करते हुए कि शायद भविष्य की कोई पीढ़ी इस सोल को विरासत में पाए और उसमें बदलाव यानी म्यूटेशन देखे। साथ ही दिखावटी तौर पर ये अफसोस भी जताया कि बाहरी जानवर प्रकार के मार्शल सोल की किस्मत हमेशा कितनी खराब होती है। फिर भी उनके अंदर एक गुप्त संतुष्टि महसूस हो रही थी। कम से कम मैं इस बेकार इंसान से तो बेहतर हूँ। आपने उसके मन के विचारों को नजरअंदाज कर दिया और शांति से पाइमोन को समझाया। डोलुओ महाद्वीप पर बच्चे 6 साल की उम्र में अपने मार्शल सोल को जगाते हैं। जन्मजात स्पिरिट पावर सोल के साथ ही प्रकट होती है। स्पिरिट पावर के बिना कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता या स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता। यहाँ तक कि आधा लेवल या एक लेवल भी कड़ी मेहनत से कल्टीवेशन की अनुमति देता है। स्पिरिट पावर का लेवल काफी हद तक मार्शल सोल की गुणवत्ता और व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। एक ही तरह का मार्शल सोल अलग अलग लोगों में अलग अलग स्पिरिट पावर दे सकता है। आपकी व्याख्या स्पष्ट और तार्किक थी। सुनने वालों की आंखें फड़क उठी। क्या इसे ही समझ न पाना कहते थे? आपकी व्याख्या यू शाओगांग द्वारा दी गई किसी भी व्याख्या से कहीं अधिक स्पष्ट थी। यू शाओगांग के बिगड़ते चेहरे को देखकर सभी सोचने लगे, क्या ये सचमुच इतना बड़ा संयोग हो सकता है? बेकार बाहरी जानवर प्रकार के मार्शल सोल वाले 2 लोग और दोनों ही मार्शल सोल रिसर्च के रास्ते पर चल रहे हैं। वाओ, मार्शल सोल अद्भुत होते हैं। पाइमोन की आंखें चमक उठीं और उसने तालियां बजाईं। काश पाइमोन के पास भी एक मार्शल सोल होता। सभी के मुंह एक साथ टेढ़े हो गए। आप खुद एक मार्शल सोल थे, फिर भी आप एक मार्शल सोल पाना चाहते थे। ये तो बिल्कुल उल्टी बात थी। भीड़ में झूझू किंग जो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, उसने अचानक ऊपर देखा और अपनी नजरें तुम पर टिका दी। तुमने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी भौं सिकोड़ी। उस लड़की की नजर अजीब थी। उसमें जान पहचान और हैरानी का भाव था, साथ ही कुछ अविश्वास और उलझन भी, मानो उसने तुम्हें पहले कहीं देखा हो। झूझू किंग के दिमाग में कई तस्वीरें उभरी। उसके सपनों में बार बार दिखने वाली मिट्टी के रंग जैसी पीली रोशनी की ढाल, एक कोमल और भरोसा दिलाने वाली आवाज और ये शब्द, पत्थर का भार मन को शांति देता है। रेक्स लैपिस। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस अजीब ख्याल को दबा दिया। रेक्स लैपिस, इतने ऊंचे दर्जे का देवता बिना स्पिरिट पावर वाला कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? शायद ये बस शरीर और स्वभाव की समानता थी। झू किंग, तुम क्या देख रही हो? डाइमोबाई। जैसे ही उसकी नजर उधर गई, उसके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ाहट की लहर दौड़ गई। डाइमोबाई, हम इतने करीब नहीं हैं। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। झू किंग ने अपनी नजरें अपना ली। उसके चेहरे पर बेरुखी थी। डाइमोबाई ने झुंझलाहट में दांत पीसे। उसका वह ठंडा चेहरा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। अकेडमी से निकाले जाने का गुस्सा निकालने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, और अब ये सुंदर लड़का उसकी औरत पर डोरे डालने की हिम्मत कर रहा था। वह तो मानो मौत को दावत दे रहा था। एक बुरी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ा, उस गुस्ताख आम आदमी को सबक सिखाने के इरादे से। डाइमोबाई, कोई जल्दबाजी मत करना। झू किंग के चेहरे के भाव बदले और उसने सख्ती से दखल दिया। वह एक आम आदमी है, तुम उस पर हमला नहीं कर सकते। ये हेवन डू सिटी है, नतीजों के बारे में सोचो। फ्लेंडर और जाओ वूजी पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था, जबकि माँ होंगजुन और ऑस्कर आग में घी डाल रहे थे और पूरे मामले को बस मनोरंजन की तरह ले रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे हो? पाइमोन आसानी से डरती नहीं है। पाइमोन कांप रही थी, तन और मन दोनों से,
उसकी आवाज भी कांप रही थी। बिना सोचे समझे वह झोंगली के पीछे उड़कर बस अपना सिर बाहर निकालकर डाई मोबाई को देखने लगी। डाई मोबाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने मुट्ठियां भींची और गुर्रा कर पास आया। छोटे आदमी, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन जो मन में आए वो नहीं कह सकते। जैसे ही डाई मोबाई हमला करने वाला था, पाइमोन अचानक तुम्हारे पीछे से उड़कर बाहर आ गई। उसने कमर पर हाथ रखे और सीना तानकर चुनौती भरे अंदाज में खड़ी हो गई। हम कोई आम लोग नहीं है। झोंगली क्राउन प्रिंस के खास गेस्ट है। ज्यू किंगहा हमारे साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं। ये शब्द सुनते ही पूरी भीड़ सन्न रह गई। बिना किसी स्पिरिट पावर वाला एक आम आदमी हेवेंडू क्राउन प्रिंस के महल में खास मेहमान। दाई मोबाई ने तिरस्कार से मुंह बनाया। खास मेहमान? तो फिर मैं स्टार लो एम्पायर का तीसरा राजकुमार हूँ। पाइमोन की बातों को बकवास मानकर उसने तुम्हें एक तरफ ढकेलने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी तुमने उसके पीछे जूजू किंग की ओर देखा और शांति से कहा, युवती, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? भीड़ हैरान रह गई। लड़ाई करने आए आदमी को नजरअंदाज करके उसकी मंगेतर से बात शुरू करना, ये वाकई बहुत हिम्मत वाला काम था। जूजू किंग ने तुम्हारी शांत नजरों का सामना किया। उसके कान तुरंत लाल हो गए। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं उसे नहीं जानती। उसे किसी क्रश में डूबी हुई लड़की की तरह देखकर पूरा श्रेक ग्रुप हैरान रह गया। क्या ये सच में वही ठंडी और सख्त जूजू किंग थी? क्या बॉस दाई को धोखा मिलने वाला था? माँ होंगजुन ने बिना आवाज धीमी किए ये बात कह दी। उसकी बातों ने तुरंत दाई मोबाई का गुस्सा भड़का दिया। उसकी जबरदस्त ऊर्जा तेजी से उमड़ने लगी और उसकी मुट्ठियां चटकने की आवाज के साथ भिंच गई। जैसे ही मामला बिगड़ने वाला था, एक शानदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वहाँ आया। वो ज्यू किंग हे था जो वापस लौट आया था। गेस्ट एडवाइजर, मैं एक बात भूल ही गया था। महामहिम क्राउन प्रिंस, आप आखिरकार आ ही गए। पाइमोन उड़कर शिकायत करने पहुंची। ये आदमी हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ ये बड़ी बहन ही हमारे बचाव में खड़ी हुई। ज्यू किंग के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। दिन दहाड़े इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? उसने उस तरफ देखा जहाँ पाइमोन इशारा कर रही थी और जूजू किंग को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर जल्दी से चुपके से नजरें हटा ली। ये तो सच में क्राउन प्रिंस है, निंग रोंग रोंग ने धीरे से कहा। ज्यू किंग ने मुड़कर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। जूनियर सिस्टर रोंग रोंग। निंग रोंग रोंग उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी, जिससे श्रेक ग्रुप पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या आप सच में क्राउन प्रिंस के एस्टेट के गेस्ट एडवाइजर हैं? ज्यू किंग को कुछ याद आया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने कड़े लहजे में भीड़ से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर जोंगली मेरे एस्टेट के गेस्ट एडवाइजर हैं? ज्यू किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसके आसपास का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया था। उसने अभी अभी इस आदमी को गेस्ट एडवाइजर नियुक्त किया था और तभी कोई आकर उसे उकसाने लगा। ये सिर्फ एडवाइजर का अपमान नहीं था, ये खुद क्राउन प्रिंस के एस्टेट का अपमान था। उसकी नजर में इस आदमी के पास गहरा ईश्वर जैसा ज्ञान था, एक जीनियस जो हजारों सालों में एक बार ही दिखता है। स्वर्ग ने उसे बेमिसाल बुद्धि और एक दुर्लभ म्यूटेटेड स्पिरिट दी थी, लेकिन उसकी जन्मजात स्पिरिट पावर में कंजूसी की थी। ये सच में ऐसा मामला था जैसे स्वर्ग को ऐसी प्रतिभा से जलन हो रही हो। तुम लोग असल में कौर हो। मिस्टर जोंगली को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें किसने भेजा? उसकी नजरें ठंडी थीं और उसकी आंखों में मारने का इरादा साफ झलक रहा था। श्रेक ग्रुप पूरी तरह से हैरान परेशान था। कौन सोच सकता था कि बिना स्पिरिट पावर वाला एक बेकार आदमी क्राउन प्रिंस को इतना गुस्सा दिला सकता है? निंग रोंग रोंग और भी हैरान थी। उसकी यादों में ज्यू किंग हमेशा शांत और सभ्य रहे थे। फ्लेंडर और जाओ वुजी के दिल बैठ गए। हालात बहुत गंभीर हो गए थे। हेवेंडू सिटी पहुंचते ही उन्होंने चौथे राजकुमार को नाराज कर दिया था और अब उनका सामना खुद क्राउन प्रिंस से हो गया था। चौथा राजकुमार तो बस अपने चाचा के सहारे अकड़ने वाला आदमी था, लेकिन क्राउन प्रिंस हेवेंडू एम्पायर का भविष्य का शासक था, एक ऐसा आदमी जिसके पास असली ताकत थी। दाई मोबाई ने इस बार सच में बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। अरे ये क्राउन प्रिंस वाली क्या बात है? अचानक एक आकर्षक लड़की आगे बढ़ी। वो थी श्याओ वू। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी आवाज में थोड़ा घमंड था। क्या जोंगली जैसा बेकार इंसान जिसके पास स्पिरिट पावर भी नहीं है सच में इस लायक है कि तुम उसका इतना बचाव करो? मेरे तीसरे भाई के पास बेमिसाल समझदारी है और वो उससे कहीं ज्यादा काबिल है। उसे तो तुम्हारे उस पद की परवाह भी नहीं होगी। तांग सान ने बीच में बचाव करने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसे रोक नहीं पाया। हालांकि वो शाही परिवार के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जब शाओ वू उसके बचाव में खड़ी हुई तो वो उसे रोक नहीं पाया। तुमने अभी मुझे क्या कहा? खरगोश। पाइमोन ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में जवाब दिया। जोंगली बेकार नहीं है। मुफ्त खाने और मुफ्त लड़ाई के शौक के अलावा उसमें इतने गुण हैं कि मैं 3 दिन और 3 रात में भी उन्हें गिन नहीं पाऊंगी। खरगोश। शाओ वू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसने अपनी असलियत इतनी अच्छी तरह छिपाई थी। बिना स्पिरिट पावर वाला एक छोटा सा जीव उसका असली रूप कैसे देख सकता था? जरूर उसके सर पर लगे खरगोश के कानों ने उसे धोखा दिया होगा। शांत दिखने का नाटक करते हुए वो हंसी और बोली, ओह, तुम छोटी सी चीज अपने मालिक की रक्षा करना तो खूब जानती हो। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। तुम सब बुरे लोग हो। पाइमोन ने गुस्से में पैर पटके और शिकायत करने के लिए तुम्हारे पीछे उड़कर आ गई। जोंगली, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों की गहराई में मिट्टी जैसा भव्य गहरा पीला रंग चमका। 6000 साल से ज्यादा जीने के बाद आमतौर पर आप मामूली चींटियों जैसी हरकतों को नजरअंदाज कर देते, लेकिन पाइमोन इस महाद्वीप पर तुम्हारे साथ आई थी। वो तुम्हारी सुरक्षा में थी। उसकी रक्षा करने की भावना तुम्हारी रग रग में बसी थी। ज्यू किंग के दोबारा कुछ कहने से पहले ही
आप आगे बढ़े। एक पल में बाघ जैसे पीले रंग की चमक चारों ओर फैल गई और आपकी आंखों की पुतलियां सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगी। एक भव्य और भारी दबाव ज्वार की लहर की तरह पूरे इलाके में फैल गया। जियो किंग हे और जूजू किंग दोनों कांप गए, उनके दिल हिल गए। ये एहसास बहुत पहचाना था। ये आपके सपनों की आवाज थी जो हमेशा पहाड़ की तरह अडिग रहती है। ये वही था, पत्थर का वजन, उसे भरोसा दिलाने वाला। यमराज महसूस कर रहा था कि उसका खून और शरीर कांप रहे हैं। उसके दिल में डर और खुशी का मिला जुला एहसास था। जिस व्यक्ति की वो इतने समय से तलाश कर रहा था वो ठीक उसकी आंखों के सामने था। आप एक पल के लिए रुके। जैसे ही आपने अपना दूसरा कदम बढ़ाया, पूरे अखाड़े में मौत जैसी सन्नाटा छा गई। आपके पैरों के नीचे से धीरे धीरे 9 स्पिरिट रिंग्स, पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली काली, काली काली, रेड, ऊपर उठी और साथ ही आपके माथे पर चुपचाप मिट्टी जैसे पीले रंग के ड्रैगन सींग उभरे। जोंगली, वे मुझे परेशान कर रहे हैं, पाइमोन ने गुस्से में कहा। वो तुम्हारे पीछे छिप गई और सामने खड़े ग्रुप को गुस्से से घूरते हुए शिकायत करने लगी। तुम चुप रहे। जैसे ही जियो किंग हे कुछ बोलने वाली थी, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। एक शानदार पीली रोशनी चारों ओर फैल गई। जियो किंग हे और जू किंग दोनों कांप उठी। उनके अंदर एक अजीब सी जानी पहचानी भावना जाग उठी। तुम्हारी एम्बर आंखों में सुनहरे पैटर्न घूमने लगे और एक भयानक दबाव, पहाड़ जैसा भारी और प्रभावशाली, किसी समुद्री लहर की तरह पूरे इलाके में फैल गया। रुको, क्या वो कोई आम इंसान नहीं है? जियो आर्चन, कियान रेनेक्सू इस शक्ति को, जियो के देवता का वो भारी शानदार दबाव बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये उस व्यक्ति की शक्ति थी जो रात भर उसके सपनों में आता था। उसने उसे इतने लंबे समय तक ढूंढा था और अब वो अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो वही था, पक्का वही था। जियो किंग हे बेकाबू होकर कांपने लगी। उसके अंदर डर, उत्साह और एक जटिल ना बयां की जा सकने वाली भावना उमड़ रही थी। कुछ महसूस करते हुए तुम थोड़ी देर के लिए रुके। जैसे ही तुम्हारा पैर फिर से जमीन पर पड़ा, तुम्हारा आभा मंडल, ऑरा पूरी तरह बदल गया। 9 स्पिरिट रिंग्स, पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली काली, काली काली, लाल, तुम्हारे पैरों के नीचे से निकली और हवा को चीरती हुई ऊपर उठी। मिट्टी के रंग जैसा पीला एक विशाल ड्रैगन का पैर बाहर निकला जो सूरज की रोशनी में एक गंभीर और ठंडी चमक के साथ चमक रहा था। पूरी भीड़ डर से सहम गई। देखने वाले लोग घबराकर पीछे हटने लगे। हवा, हाउलिंग विंड डोलुओ, ये हाउलिंग विंड डोलुओ है जिसके पास 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग है। फ्लेंडर और बाकी लोगों की पीठ पसीने से तरबतर थी। उनकी कनपटियों से ठंडी बूंदें टपक रही थीं और उनकी उंगलियां भी कांप रही थीं। पाइमोन ने अपना सिर झुकाया। उसकी गोल गोल आंखों में उत्सुकता भरी थी। तुम्हें ये अंगूठियां कब मिली? हालांकि वो अपने मन की बात छिपा नहीं पाती थी, लेकिन उसे पता था कि क्या कहना है और क्या नहीं। जब उसने दूसरों से तुम्हारा परिचय कराया तो उसने तुम्हें बिना किसी खास हुनर वाले एक आम इंसान के तौर पर बताया। उसने कभी मोराक्स या उस व्यक्ति का जिक्र नहीं किया जिसने डेमन गॉड्स के युग को खत्म किया था। जोंगली, जियो के देवता जिन्होंने 1000 साल तक ल्यूए की रक्षा की थी, कियान रेनेक्सू और जू किंग दोनों ही निराशा से गुस्से में थीं। उनकी यादों में जियो के देवता को कभी स्पिरिट रिंग जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। बस वहां खड़े होकर ही उन्होंने ऐसा दबाव बनाया कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। उनके स्पिरिट अवतार ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक टॉप लेवल ड्रैगन टाइप स्पिरिट थी जिसमें 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग भी शामिल थी। श्रेक टीम डर के मारे सन्न रह गई। डाई मोबाई का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें खालीपन में टिकी थीं। उन्होंने अभी अभी डुगुबो को नाराज किया था और तभी उन्हें उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर व्यक्ति का सामना करना पड़ा। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। देखने वाले लोग शोर मचा रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वास था। जोंगली, क्या वो सच में 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग वाले टाइटल डॉलुओ थे? क्या उनकी स्पिरिट सिर्फ वो छोटा सा तैरता हुआ मैस्कॉट नहीं था? तुम क्या जानते हो, वो एक ट्विन स्पिरिट है। नामों के बारे में बकवास बंद करो, तुम हमें मरवा दोगे। जब ये बातचीत तांग सान के कानों तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। ट्विन स्पिरिट्स, और उसने अपनी पहली स्पिरिट को टाइटल डॉलुओ लेवल तक विकसित किया था और किसी भी पल अपनी दूसरी स्पिरिट पाइमोन में स्पिरिट रिंग्स जोड़ने के लिए तैयार था। एक बार जब वो दूसरी स्पिरिट पूरी तरह से तैयार हो जाती तो वो कम से कम 9 स्पिरिट रिंग्स वाला एक बेजोड़ ताकतवर व्यक्ति बन जाता, जिनमें से हर एक 50,000 साल से ज्यादा पुरानी होती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी दोनों स्पिरिट्स को साथ प्रकट करने की क्षमता। भीड़ हैरान रह गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाहरी बीस्ट स्पिरिट्स तो बहुत कम मिलती थीं, लेकिन एक साथ 2 स्पिरिट्स को एक्टिवेट करना तो कभी सुना नहीं गया था। तभी खुली जगह पर एक भारी आवाज गूंजी, दोस्त, क्या तुम मुझ पर यानी तांग हाओ पर एक एहसान करोगे और इन बच्चों को छोड़ दोगे? बदले में मैं तुम्हें जरूर कोई बढ़िया तोहफा दूंगा। साए में छिपे तांग हाओ अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। 2 स्पिरिट्स, टाइटल डॉलुओ, 1 लाख साल पुराना रिंग,
हालात उनके लिए भी मुश्किल थे। उनका अपना 1 लाख साल पुराना रिंग एक अनोखी जगह से मिला था, लेकिन उस दूसरे आदमी की ऊर्जा स्थिर और गहरी थी। साफ तौर पर ये लेवल 90 पर 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का खुद शिकार करने का नतीजा था। सच में एक जबरदस्त दुश्मन। अगर लड़ाई होती तो उनकी पुरानी छिपी हुई चोटें लंबी लड़ाई नहीं झेल पाती। अगर जीत भी मिलती तो वो ऐसी होती जिससे तांग सान का भविष्य खतरे में पड़ जाता। वो इसलिए बीच में आए थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो तांग सान और स्याओ वू पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। जहां तक दूसरों की जान का सवाल था, शुरुआत में उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर ट्विन मार्शल सोल्स और स्याओ वू सुनकर तांग हाओ का दिल जोर से धड़का। एक टाइटल डॉलवो 1 लाख साल पुराना रिंग तो नहीं अपना सकता था, लेकिन 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन अलग थी। उसे कोई भी अपना सकता था, चाहे उसका रैंक कुछ भी हो। वो 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बीस्ट को कैसे जाने देते, जो लगभग उनके दरवाजे पर चला आया था। उधर स्याओ वू का चेहरा पीला पड़ गया था। डर के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अगर उन्हें पता होता कि वो टाइटल डॉलवो है तो वो कभी आगे नहीं आते। वो भीड़ में छिपे रहते और सुरक्षित रहते। लेकिन अब ट्विन मार्शल सोल्स वाले टाइटल डॉलवो का सामना करते हुए उनके बचने का क्या मौका था? मुझे एक जवाब चाहिए। आपकी शांत और स्थिर आवाज हवा को चीरती हुई तांग हाओ के कानों तक साफ पहुंची, जिसमें कोई हिचकिचाहट या भावना नहीं थी। तांग हाओ के माथे की नस थोड़ी फड़कने लगी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ऐसा नहीं था कि उन्होंने लड़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ती। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने अपनी आंखों में छिपे मारने के इरादे को दबा दिया और आखिरकार एक कदम पीछे हट गए। दोस्त, जब तक तुम इस खरगोश का शिकार नहीं करते, मैं तांग हाओ तुम्हें इसके बराबर की कोई चीज देने को तैयार हूँ। तुम हैरान रह गए। तुमने कब कहा था कि तुम स्याओ वू को मारना चाहते हो? तांग हाओ साफ तौर पर ज्यादा सोच रहे थे। फिर भी उस खरगोश ने पहले बदतमीजी की थी। मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा मांगना बिल्कुल सही था। मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। अगर वो मुझे या पाइमॉन को उकसाता नहीं है तो मैं जोंगली कभी उसका शिकार नहीं करूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट? तांग हाओ ने राहत की सांस ली। तुम्हारे पहले के व्यवहार को देखकर लगता था कि तुम साधारण पसंद इंसान हो। अगर डाई मोबाई और बाकियों ने तुम्हें उकसाया ना होता तो तुम अपनी असली ताकत कभी जाहिर ना करते। ऐसे लोग रणनीति को अहमियत देते थे। एक बार समझौता हो जाने तो वे उसका पालन करते थे। ठीक है, मर्दों के बीच एक समझौता, उसने मन ही मन सोचा। बस इंतजार करो। एक बार जब शाओ सान टाइटल डॉलवो लेवल तक पहुंच जाएगा तो मैं आज खोई हुई हर चीज वापस ले लूंगा। बाहर खड़े लोग हैरान थे। उन्होंने बस तुम्हें अपना मार्शल वोल निकालते देखा और फिर बिल्कुल स्थिर खड़े हो गए। किसी भी तरफ से पहले हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक अंधेरे से एक साधारण लकड़ी का बक्सा उड़कर आया और तुम्हारे सामने आराम से टिक गया। पाइमॉन, इसे रख लो, ये मुआवजा है। पाइमॉन जोर से धप से नीचे उतरी। उसके छोटे से हाथ के छूते ही लकड़ी का बक्सा हवा में गायब हो गया, जैसे किसी स्पेशल स्पिरिट टूल में रख दिया गया हो। भीड़ हैरान होकर चुपचाप देखती रह गई। मुआवजा? उन्हें आखिरकार समझ आया कि अंधेरे में छिपे किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कोई सौदा किया था। एक ऐसा सौदा जो साफ तौर पर उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तुम अचानक बोले। तुम्हारी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी डाई मुबाई के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो एक ऐसे बेमिसाल ताकतवर इंसान का सामना कर रहा था जिसे नाराज करने की हिम्मत उसके अपने शाही पिता की भी नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ऐसा किया था, गुस्से में अंधा होकर। तुम में एक असाधारण गरिमा थी, फिर भी वो एक लापरवाह और गुस्सैल इंसान की तरह तुम पर झपटा था। धप। डाई मुबाई ने बिना एक पल की देरी किए घुटने टेक दिए। तुमने मुआवजा तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन खास तौर पर उसे अलग थलग कर दिया, जिससे ये संकेत मिला कि वो समझौते में शामिल नहीं था। थप्पड़। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से अपने ही चेहरे पर मारा। शर्म से सिर झुका लिया और तुम्हारी नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे पता है कि मैं गलत था, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। थप्पड़। एक और प्रहार। जब जिंदगी ही दांव पर लगी हो तो अहंकार का क्या मोल? अगर तुम उसे मार देते तो स्टार लो साम्राज्य बदला लेने की कोशिश करता, लेकिन उसके मरने के बाद उस बदले का क्या फायदा? फ्लेंडर और बाकी लोगों ने मुंह तो खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। ये बात कि तुम उनके यानी शिक्षकों के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहे थे, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दया थी। भले ही उनका पूरा समूह एकजुट हो जाता, वे आपकी एक उंगली का भी मुकाबला नहीं कर पाते। यू शाओ गांग ने तुम्हें और पाइमॉन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में तीव्रता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। तुम दोनों के पास बाहरी बीस्ट मार्शल वोल्स थी, फिर भी उसके विपरीत तुम्हारे पास दोहरी मार्शल वोल्स थी। तुम टाइटल डॉलवो लेवल तक पहुंच गए थे और तुम्हारे पास 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग था। ऐसी उपलब्धि यकीनन तांग सान की सर्वोच्च क्षमता के समान या उससे कहीं ज्यादा थी। हालांकि
फ्लेंडर और जाओ वुजी ने साय में छिपे उस व्यक्ति की पहचान का अंदाजा लगा लिया था। श्रेक पार्टी का लगातार पीछा उस व्यक्ति के अलावा और कौन कर सकता था। यहाँ तक कि हाउटेन डॉल्वो ने भी सीधे टकराव से बचना ही बेहतर समझा था। साफ था कि तुम जोंगली ऐसे व्यक्ति थे जिनसे पंगा लेना बिल्कुल ठीक नहीं था। बहुत बढ़िया। उस सुनहरे बालों वाले बदतमीज लड़के के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसके साथ होना चाहिए था। पाइमोन भी अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और घमंड भरे अंदाज में तुम्हारे कंधे पर थपथपाया। जोंगली, मुझे लगता है कि तुम आखिरकार कोई बेकार या निकम्मे इंसान नहीं हो। पाइमोन को देखते हुए आसपास की भीड़ ने एक साथ घूंट भरा। पाइमोन को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। आसपास की भीड़ ने एक साथ हैरानी से सांस रोकी। उनकी नजरें पूरी तरह बदल गईं। सोशल मिसफिट, वो डरावना व्यक्ति जिसने दाई मुबाई को सिर्फ हाथ के इशारे से घुटनों पर ला दिया था और खुद को थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया था, वो असल में उस छोटी सी परी जैसी चीज को सोशल मिसफिट कह रहा था। सिर्फ वही ऐसी बात कहने की हिम्मत कर सकता था। अगर उन्होंने इसे अपने कानों से न सुना होता तो कौन यकीन करता। क्राउन प्रिंस की नजर वाकई बहुत तेज थी कि उन्होंने ऐसे मेहमान को अपने साथ रखा। सच में जबरदस्त। उसका अंदाज देखो, बेहद शानदार, और उसके पास 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग भी था। क्राउन प्रिंस ने झूठ नहीं कहा था जब उन्होंने उस आदमी को बेमिसाल समझदारी वाला विद्वान बताया था। आसपास हो रही इतनी तारीफें सुनकर आपकी आंख का कोना थोड़ा फड़का। आपने दाई मुबाई की तरफ देखा जो अभी भी खुद को थप्पड़ मारने में लगा हुआ था, और जो शब्द आप कहना चाहते थे वे आपके गले में ही दब गए। आप उसे समझाना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि दूसरा पक्ष तुरंत घुटने टेक देगा। उसने पूरी तरह झुक जाने का मतलब बखूबी दिखाया। हालांकि क्राउन प्रिंस ने इस नजारे को शांति से देखा। उनकी नजर में दाई मुबाई को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अपनी सजा मान ली थी, इसलिए मामला सुलझा हुआ माना जा सकता था। उस आदमी को मारने के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते थे। हाथ के एक हल्के इशारे से आपकी 5 स्पिरिट्स का रूप गायब हो गया और स्पिरिट रिंग्स आपके शरीर में वापस चली गई। आपके लिए स्पिरिट मास्टर के लड़ने के तरीके की नकल करना बच्चों का खेल था। जब से आप डोलुओ कॉन्टिनेंट पर आए थे, स्पिरिट मास्टर का भेष अपनाना एक समझदारी भरा कदम था। ठीक वैसे ही जैसे आपने तेवट में अपनी कांच की मोतियों जैसी आंखों के मिलने से पहले पहचान बनाई थी। अब टाइटल डोलुओ का भेष बनाना निश्चित रूप से मुसीबत को बुलावा देना होता। ये बस मामलों को संभालने के बारे में मोराक्स की समझदारी थी। जहाँ तक पाइमोन की बात है, वो स्वाभाविक रूप से आपकी भेष वाली स्पिरिट बन गई। भीड़ के बीच हवा में खून की गंध और मिलीजुली भावनाएं घुली हुई थी। भले ही आपका मौजूदा रूप उनकी यादों में बसे यामा एम्परर से काफी अलग था, लेकिन उस जबरदस्त अधिकार वाली जानी पहचानी आभा को पहचाने बिना नहीं रहा जा सकता था। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या याम सम्राट असल में वही रूप था जो बड़े होने पर तुम्हारा होता। दानव और देवता साथ साथ उठते हैं। भले ही मेरी सर्वोच्चता के लिए लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आम लोगों की पीड़ा को समझता हूँ। इन शब्दों को याद करते हुए कियान रेनशिवे के दिल में अचानक एक तीखी टीस उठी। जरा रुको, जब उस समय प्लैनेट बिफॉल गिरा था तो उसे भी उसकी चोट लगी थी। क्या इसका मतलब ये था कि वो कहानी की किताबों की वो बड़ी खलनायक थी? वो एंजल गॉड की वंशज थी जिसका जन्म अंधकार को मिटाने के लिए हुआ था। वो खलनायक कैसे हो सकती थी? कियान रेनशिवे जितना इस बारे में सोचती, उसका दिमाग उतना ही उलझन में पड़ता जाता। उसकी नजर अनजाने में श्रेक टीम पर पड़ी और उस साधारण से दिखने वाले युवक आंग सान और बाकी श्रेक 7 पर जा टिकी। जियालिंग पास की लड़ाई में इन लोगों ने स्पिरिट हॉल के कई बेहतरीन योद्धाओं को मार गिराया था। उन्हें जल्दी भर्ती करने या शायद पहले ही कोई कदम उठाने का विचार उसके मन में आए, लेकिन तुरंत दबा दिए गए। वो कियान रेनशिवे था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके दुश्मन कौन है और उसका गर्व उसे ऐसे घटिया हथकंडे अपनाने की आज्ञा नहीं देता था। ऐसा करना उसकी गरिमा के खिलाफ था। मूल समय सीमा में उसने बार बार तांगसान को बख्शा था। वो निश्चित रूप से अब अपना आपा नहीं खो सकता था। पास ही झूझू किंग तुम्हें दूर जाती हुई आकृति को देख रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानी पहचानी भावना गलत नहीं हो सकती थी। तुम मोराक्स हो। अगर वो सपना सचमुच पिछले जन्म का था तो क्या तुम दोनों इस जन्म में भी दोस्त बन सकते हो? थप्पड़ थप्पड़ मारने की आवाजें आती रहीं। तुमने रुकने के लिए नहीं कहा था, इसलिए दाई मुबाई ने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। जब उसने तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट वापस लेते देखा तभी उसने चुपचाप राहत की सांस ली। कम से कम उसकी जान तो बच गई थी। एक अगरबत्ती जलने जितना समय बीतने के बाद दाई मुबाई का चेहरा बुरी तरह सूझकर पहचानने लायक नहीं रह गया था। एक ऐसा नजारा जिसे उसके साथी मुश्किल से ही देख पा रहे थे। निंग रोंग रोंग ने अपने दांत पीसे ज्यू किंग हे के पास गई, उनकी आस्तीन खींची और धीरे से विनती की। सीनियर ब्रदर, दाई मुबाई को काफी सजा मिल चुकी है। प्लीज क्या आप उसे इस बार माफ कर सकते हैं? उन्हें क्राउन प्रिंस कहना बहुत दूर का रिश्ता लगता था। सीनियर ब्रदर कहना एक तरह से अपनापन बढ़ाना और शायद थोड़ी नरमी पाने का तरीका था। जमीन पर घुटने टेके दाई मुबाई ने हर शब्द साफ सुना और उसके दिल में अचानक एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने कभी निंग रोंग रोंग को डराया धमकाया था, फिर भी वही लड़की उसके लिए बोलने को आगे आई थी। युवा लोग अक्सर जोश से भरे होते हैं। उस पल उसे लगा कि वो आभार में अपना सब कुछ न्योछावर कर देगा। ज्यू किंग हे असलियत में लौटे और निंग रोंग रोंग की तरफ एक मिलीजुली भावना से देखा। आखिरकार वो श्रेक 7 में से एक है। जूनियर सिस्टर रोंग रोंग, इंसान को अपनी गलतियों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। मिस्टर जोंगली के पास बेमिसाल हुनर है।
अगर आज उनमें इतनी ताकत न होती या अगर मैंने आने की हिम्मत न की होती तो उनके जैसे हुनरमंद इंसान की काबिलियत शायद बेकार चली जाती। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, निंग रोंग रोंग ने उनकी आस्तीन खींची, उसे धीरे धीरे हिलाया और मीठी मन लुभावनी आवाज में विनती की, प्लीज सीनियर ब्रदर। ये तरीका निंग फेंगजी और दूसरों पर हमेशा काम करता था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इसका कोई असर नहीं हुआ। जियो की पलक फड़की, वो सोच रहे थे कि क्या जवाब दें। आपने लापरवाही से हाथ हिलाया। योर हाइनेस, चीजों को मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दाई मोबाई को उसकी सजा मिल चुकी है। आइए इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। श्रेक टीम तुरंत खुशी से झूम उठी। दाई मोबाई रुका, फिर जल्दी से 2 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। धन्यवाद योर हाइनेस, धन्यवाद योर हाइनेस। पाइमोन की आंखें अचानक चमक उठी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अपने छोटे छोटे हाथों को रगड़ते हुए उसने जियो किंग और क्राउन प्रिंस की तरफ देखा। योर हाइनेस, आप पहले जोंगली से किस बारे में बात करना चाहते थे? दोपहर होने वाली है, कहीं आप उन्हें दावत देने का तो नहीं सोच रहे? इन शब्दों से कियान रेनशुए को कुछ एहसास हुआ। शुरू में उन्हें लगा कि आप में स्पिरिट पावर की कमी है, इसलिए उन्होंने एक टोकन गिफ्ट के तौर पर अनलिमिटेड फंड वाला डेबिट कार्ड तैयार किया था। लेकिन अब जब ये साफ हो गया कि आप एक टॉप लेवल के पावर हाउस है, शायद अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड ही, तो वो गिफ्ट अब सही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी कलाई से स्टोरेज ब्रेसलेट उठाकर आपको थमा दिया। आदरणीय मेहमान, कृपया मेरे सम्मान के प्रतीक के तौर पर ये छोटा सा उपहार स्वीकार करें। इसके अंदर आपको अपने और छोटी पैमोन दोनों के लिए उपहार मिलेंगे। हाँ, मुझे भी एक मिलेगा। पाइमोन ने खुशी से इसे ले लिया। धन्यवाद महामहिम, बेशक छोटी पैमोन को भी एक मिलेगा। मुझे बस किंग हे कहिए। महामहिम कहना बहुत दूर का रिश्ता लगता है। पाइमोन ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और खुशी से सिर हिला दिया। धन्यवाद किंग हे, मुझे गिफ्ट मिले हुए बहुत समय हो गया है। पिछली बार तब मिला था जब शुई। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आपने अपना हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर कुछ बार खांसा। अहम। पाइमोन ने अपना सिर घुमाया और उलझन भरे प्यारे भाव से आपकी तरफ देखा। जोंगली, क्या हुआ? उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो लगभग एक राज जाहिर कर चुकी थी। बस थोड़ा सा जुकाम है, आपने कहा। आपके चेहरे के भाव नहीं बदले। वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत स्थिति समझ गए। आपने उसे रोका था ताकि राज बाहर ना आए। बस वो छोटी सी बच्ची ही अनजान थी। गंभीर भाव से उसने कहा, अगर आपको जुकाम है तो आपको दवा की जरूरत है। पता नहीं हेवेंडू सिटी में बाइशू जैसा कोई डॉक्टर है या नहीं। मैं आपको डॉक्टर ढूंढने ले चलूंगी। उसे ऐसा देखकर आपको एक पवित्रता का एहसास हुआ। दुनिया की बुराइयों से अछूती पवित्रता। जरूरत नहीं है, मेरी सेहत ऐसी है कि मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। पाइमोन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये सच है, आखिरकार आप एक डेमन गॉड है। आपके लिए जुकाम क्या चीज है? किंग है, क्या आपके पास समय है? मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। जियो किंग है चौंक गए, फिर जल्दी से सिर हिला दिया। अगर आदरणीय मेहमान मुझे बुला रहे हैं तो मेरे पास जरूर समय है। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। मैंने नाश्ते में बस मीठा टोफू पुडिंग खाया था, इसलिए मुझे पहले से ही भूख लग रही थी। बस इतना कहकर हाई मेंग और जियो किंग है वहां से चले गए। बिना पीछे मुड़े देखे वे निकल गए और श्रेक ग्रुप के लोग उलझे हुए भावों के साथ वहीं खड़े रह गए। बहुत ताकतवर, सच में बहुत ताकतवर। मा होंग रुजुन बहुत उत्साहित दिख रहा था। उसने अपनी आवाज धीमी करने की कोशिश की, लेकिन उसका उत्साह आवाज में झलक ही गया। ये आदमी डूगू बो से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही टाइटल्ड डोलुओ है, फिर भी दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आसपास खड़े लोगों ने अनजाने में ही सिर हिला दिए। डूगू बो का ऑरा डरावना और खतरनाक था, जबकि इस आदमी का ऑरा शानदार और प्रभावशाली था, जिसमें खतरे का हल्का सा एहसास था। अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करने पर उसने दूसरों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। वो मोटा बच्चा सही कह रहा है। मेरे और मिस्टर जोंगली के बीच का फर्क वैसा ही है जैसे जुगनू और चांद के बीच होता है। एक आवाज आराम से सुनाई दी, जिससे सब लोग तुरंत ठिठक गए। फिर भी तुम जैसे लोगों से निपटना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। डूगू बो, वो बूढ़ा मॉन्स्टर यहाँ क्यों है? तुम्हारे जाते ही वो आ गया। कितना बुरा समय था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया और वे किसी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। फिर भी वे शब्द कहने के बाद डूगू बो ने उनकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं और बस चला गया। फ्लेंडर और बाकी लोगों की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। वे बाल बाल बचे थे। फैटी, अब से ध्यान से बोलना कि क्या कह रहे हो। कोई नहीं जानता था कि डूगू बो असल में हैरानी से भरा हुआ था। तुम क्राउन प्रिंस के एस्टेट के गेस्ट एडवाइजर कैसे बन गए? वो तुम्हें दुश्मन बनाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, भले ही उसमें 10 गुना ज्यादा हिम्मत हो। उसे अभी भी अपनी पहली मुलाकात याद थी। जैसे ही तुमने बात शुरू की, तुमने कहा, बूढ़े साहब, आपको जहर चढ़ा हुआ है। उसने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने बिना अपने मार्शल आर्ट को बुलाए ही उसे एक हाथ से जमीन पर दबा दिया था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच अपने ही मार्शल आर्ट के जहर से पीड़ित था और तुम न सिर्फ उसका पता लगा सकते थे, बल्कि उसे ठीक भी कर सकते थे। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया था। बाद में जब तुमने तुम्हें और डूगू यान को मार्शल आर्ट के जहर से ठीक किया, तो तुमने अपनी आंखों से उस जबरदस्त और जमीन आसमान हिला देने वाली ताकत को देखा था। उस याद से ही वो आज भी कांपता है। अरे बाप रे,
वो कितना ताकतवर है, इतना कि डर लगे। एक टाइटल्ड डोलुओ का ऐसी बातें कहना, इससे पता चलता था कि तुम्हारी ताकत कितनी हैरान कर देने वाली थी। ज्यू किंग ने जो 3 काम सौंपे थे, अब वे पूरे हो चुके थे। यान और अपनी भलाई के लिए अब से ज्यू किंग और उसके लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। हेवनडो सिटी में एक रेस्टोरेंट के बाहर तुम, जुए किंघे और पाइमन एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। यूजिया रेस्टोरेंट, पाइमन ने अनजाने में बुदबुदाया। उसके छोटे से चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। तुम्हारी आंख का कोना थोड़ा फड़का और तुमने धीरे से कहा, इस दुकान के नाम में एक अजीब सी खूबसूरती है। जिसने भी इसका नाम रखा वो या तो बहुत अमीर था या फिर तुम बात करते करते रुक गए और बाकी बात नहीं कही। जुए किंघे 10 साल से ज्यादा समय से हेवनडो सिटी में रह रही थी, फिर भी उसने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो शायद ही कभी बाहर खाना खाती थी, इसलिए उसका ना जानना स्वाभाविक था। जोंगली, किंघे, क्यों ना हम कहीं और चले? मुझे इस जगह से एक अजीब सा डरावना एहसास हो रहा है, पाइमन ने हिचकिचाते हुए सुझाव दिया। ठीक है, तुम दोनों ने लगभग एक साथ कहा और तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गए, इतनी तेजी से कि पाइमन कुछ पल के लिए हैरान रह गई और फिर जल्दी जल्दी तुम्हारे पीछे चलने लगी। क्राउन प्रिंस होने के नाते जुए किंघे हेवनडो सिटी के बड़े होटलों के बारे में सब कुछ जानती थी। जल्द ही तुम तीनों 7 ट्रेजर होटल के सामने खड़े थे। ये होटल 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की संपत्ति थी। शहर में इसका खाना और सर्विस दोनों ही बेहतरीन थे। जुए किंघे ने थोड़ा मुड़कर इस बारे में बताया, चलो यहीं खाना खाते हैं, कैसा रहेगा? 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट दुनिया का सबसे अमीर सेक्ट माना जाता है। वो जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं उसमें कमाल करते हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करेंगे। हाँ जरूर। पाइमन की आंखें तुरंत चमक उठी और उनमें उम्मीद भर गई। आपने एक पल के लिए सोचा और सहमति में सिर हिला दिया। होटल में कदम रखते ही आपकी नजर शानदार सजावट पर पड़ी। एक नजर में ही पता चल गया कि सजावट असली सोने की थी, न कि सिर्फ सोने की परत चढ़ाई गई सस्ती चीजों की। ये सच में दुनिया के सबसे अमीर गुट के लायक था। सिर्फ सजावट पर ही बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, शायद लाखों सोने के सोल कॉइन। आपके अंदर आते ही भारी भरकम शरीर वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। सूट पहने हुए वो बहुत ही सलीके से और प्रोफेशनल अंदाज में पेश आया। आप तीनों का स्वागत है। उसने अपना दाहिना हाथ छाती पर रखा और कुलीन लोगों के अंदाज में झुककर अभिवादन किया। नमस्कार महामहिम, क्राउन प्रिंस, सम्मानित अतिथि जोंगली। और वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक उसे बीच में ही रोक दिया गया। उसे पहले ही पता चल चुका था कि क्राउन प्रिंस के साथ आया युवक टाइटल डोलुआ रैंक का एक खास सहयोगी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन हवा में तैरती ये छोटी सी चीज क्या थी? वो तो कुलीन लोगों के बीच रहता था। शहर की हर अजीब चीज के बारे में उसे कैसे पता हो सकता था? उसने अनजाने में ही कह दिया, कोई अनजान उड़ने वाली चीज? कैसी अनजान उड़ने वाली चीज? ये पाइमन है, पाइमन। पाइमन ने हवा में ही पैर पटके और उस अधेड़ उम्र के आदमी से जोर जोर से विरोध दरजारा। उस आदमी के माथे पर पसीना आ गया और उसने जल्दी से माफी भरी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना छोटी पाइमन, क्या मैं इसकी भरपाई के लिए तुम्हें कुछ मीठा खिला सकता हूँ? हाँ प्लीज, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। पाइमन, जो एक पल के लिए गुस्से में थी, अचानक खुशी से खिल उठी। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर वो अधेड़ उम्र का आदमी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। दुकानदार के साथ वो तीनों एक आलीशान प्राइवेट कमरे में गए। जब ऑर्डर देने की बारी आई तो पाइमन को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, बॉस, सी फूड नहीं, ठीक है? जोंगली को सी फूड पसंद नहीं है। जुए किंघे और वेन यान ने एक दूसरे की ओर हल्की नजर डाली और चुपचाप इस बात पर ध्यान दिया। आपने भी पाइमन की ओर हैरानी भरी नजर से देखा। क्या उसे सच में डेविड की बातें याद थी? आपने बस एक बार चलते फिरते कहा था कि आप सी फूड नहीं खाते। आपको उम्मीद नहीं थी कि वो छोटी सी बच्ची इतने समय तक ये बात याद रखेगी। बस अपनी कुछ खास डिशें परोस दीजिए। वैसे तो मुझे गहरे समुद्र के जीव पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम उन्हें खाना चाहो तो बेझिझक ऑर्डर कर सकते हो। तुम कभी भी अपनी पसंद दूसरों पर थोपने वालों में से नहीं थे। हालांकि सी फूड का जिक्र आते ही हजारों साल पहले एबिसल डेमन गॉड से हुई लड़ाई की यादें ताजा हो जाती थी। ऐसी यादें जिनसे तुम्हें थोड़ी घिन महसूस होती थी। जरूरत नहीं है, पाइमन को भी सी फूड पसंद नहीं है। पाइमन ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए। वो सच में ऐसा ही सोच रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे ये पसंद नहीं था, वो बस तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। जुए किंघे वैसे भी खाने पीने को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करते थे, और चूंकि तुम दोनों ने बात कर ली थी तो वो निश्चित रूप से मजा किरकिरा नहीं करते। समझ गया, मैं कुछ खास डिशेस का इंतजाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। खाना खाने का इंतजार करते हुए पाइमन ने जुए किंघे के साथ रोजमर्रा की बातों पर चर्चा की और उनके सवालों का खुलकर और दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। उनकी नजर में पाइमन तुम्हारी मार्शल आउल थी। जाहिर है उसे खुश करना ही सबसे अच्छा था। वो ऐसी अनोखी मार्शल आउल के बारे में सच में बहुत उत्सुक थे। जल्द ही 4 डिशेज और एक सूप परोसा गया। लैंप की रोशनी में खाना अजीब सी चमक से जगमगा रहा था। उदाहरण के लिए बीफ की प्लेट से हल्की हरी चमक निकल रही थी। मांस बेहतरीन क्वालिटी का था। साफ पता चल रहा था कि इसे बहुत कुशलता से सुरक्षित रखा गया था। एक नजर में ही मांस के भीतर स्पिरिट पावर के निशान देखे जा सकते थे। वो जानवर जीवित रहते हुए एक स्पिरिट बीस्ट रहा होगा। चूंकि होटल में स्पिरिट बीस्ट को मौके पर नहीं काटा जा सकता था, इसलिए मांस को इतने ऊंचे स्तर पर सुरक्षित रखना कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि स्पिरिट बीस्ट का मांस खाने योग्य होता था, लेकिन आम लोग इसे आसानी से खरीद या खा नहीं सकते थे। बिना स्पिरिट पावर के उसकी ऊर्जा को पचाए ज्यादा खाने वाले व्यक्ति का शरीर उसकी अत्यधिक तीव्रता से फट सकता था।
जाहिर है इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। पूरी मेज स्पिरिट बीस्ट के लजीज व्यंजनों से सजी थी, जो अपने आप में एक बड़ी दौलत के बराबर थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्पिरिट बीस्ट के मांस के जानकार हैं, गेस्ट एल्डर, जुए किंघे ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये बीफ खाया था तो मुझे लगा था कि ये जगह अपनी हैसियत का फायदा उठाकर मुझे खराब मांस परोस रही है। चूंकि ये मेरे गुरु के सेक्ट का बिजनेस था, इसलिए मैं हंगामा नहीं कर सकता था। उसने ये शर्मिंदगी भरा किस्सा सिर्फ उनके बीच की दूरी कम करने के लिए सुनाया, ये दिखाने के लिए कि वो उन्हें अपनों में से एक मानती थी। वो अब सिर्फ गेस्ट एल्डर वाले रिश्ते से संतुष्ट नहीं थी, आपको पूरी तरह से अपने मकसद से जोड़ना ही सबसे बेहतरीन नतीजा होता। वाओ जुए, तो क्या तुम सच में उस समय उस जगह को बर्बाद करना चाहती थी? पाइमन ने पूछा। उसके गाल खाने से भरे हुए थे, जिससे उसकी बातें थोड़ी अस्पष्ट लग रही थी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ज्यादा से ज्यादा मैं मैनेजर से बहस करती, जुए किंघे ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर भी मन ही मन वो हंस रही थी। स्पिरिट हॉल की सबसे बड़ी महिला ताजा स्पिरिट बीफ को कैसे नहीं पहचान सकती थी? ये सब बातचीत के लिए गढ़ी गई बेकार की बातें थी। खाना खाने के बाद जब वे तीनों आराम कर रहे थे तो आपने सहजता से पूछा, जुए किंघे, क्या तुम पैसे लाई हो? इस सवाल से जुए किंघे का किरदार लगभग टूट ही गया था। वो हैरान थी कि क्या वो उसे खाना नहीं खिला रहा था। वो उससे क्यों पूछ रहा था कि उसके पास पैसे हैं? क्राउन प्रिंस की एक बुरी आदत है, पाइमन ने धीरे से कहा। वो बाहर जाते समय कभी पैसे साथ नहीं रखते। धन के देवता मोराह कभी भी एक मोराह साथ ना रखें, इस पर कौन विश्वास करेगा? जुए किंघे अवाक रह गई। बिना पैसों के कौन बाहर जाता है? रुको, क्या सच में उसके पास पैसे नहीं थे? पिछली बार टोफू के एक टुकड़े से उसका दांत टूट गया था और बिल उसे ही चुकाना पड़ा था। सच तो ये है कि डुगू बो ने तुम्हें बहुत पहले ही सोने के स्पिरिट कॉइन से भरे कई बड़े बक्से तोहफे में दिए थे, लेकिन ना तो तुमने और ना ही पाइमन ने उन्हें कभी छुआ था। जुए किंघे ने गहरी सांस ली। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने स्टोरेज डिवाइस पाइमन को दे दिया था, जिसे वो दिखावे के लिए इस्तेमाल करती थी। अभी उसके पास असल में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन हालात को देखते हुए वो बिल चुकाने से मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं जल्दी में निकला था और पैसे साथ नहीं लाया। पाइमन और बाकी लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। क्या उन्हें कर्ज चुकाने के लिए वहीं रुककर बर्तन धोने पड़ेंगे? हालांकि बिल को क्राउन प्रिंस के पहले के खाते में डाला जा सकता था और महीने के आखिर में चुका दिया जा सकता था। उसके रुतबे और इस बात को देखते हुए कि वो निंग फेंगजी का शिष्य था, बिल को खाते में डलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पाइमन ने राहत की सांस लेते हुए खुशी से कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर जुए किंघे के थोड़े नाराज चेहरे को देखकर उसने जल्दी से अपनी बात सुधारी। नहीं रुको, हमने तुम्हें दावत देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में तुमसे ही अपने पैसे खर्च करवा दिए। मुझे माफ करना। अगली बार जब हमारे पास कैश होगा तो हम जरूर तुम्हें खाना खिलाएंगे। जुए किंघे को थोड़ा बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। उसने पहले ही कह दिया था कि क्राउन प्रिंस का महल उनके सारे खर्च उठाएगा। वो स्टोरेज डिवाइस जो उसने दिया था असल में कीमती चीजों से भरा हुआ था। शायद उन दोनों ने उसे खोलकर भी देखा नहीं था। वे चाहे जितनी बार खाना खाएं, उसका खर्च आखिर में क्राउन प्रिंस के महल के खाते में ही जुड़ना था। बाहर दुकानदार ये सुनकर चौंक गया कि बिल क्राउन प्रिंस के महल के खाते में डाला जा रहा है, लेकिन तुरंत मान गया। कोई बात नहीं महामहिम, हम न सिर्फ इसे खाते में डाल सकते हैं बल्कि पूरा खर्च भी माफ कर सकते हैं। एक टाइटल डोलुआ का पक्ष पाने का मौका हाथ से न जाने देना हर तरह से फायदेमंद सौदा था। हेवन डो सिटी के बाहर 7 ट्रेजर माउंटेन रेंज में सबसे ऊंची चोटी पर 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का मुख्यालय स्थित था। चैन सिन, गुरु रोंग और निंग फेंगजी लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद निंग फेंगजी ने गंभीर आवाज में कहा, जिंगलुआ कबीले के उस लापरवाह बच्चे की वजह से रोंग लगभग एक टाइटल डोलुआ से उलझने वाली थी, जिसके पास 2 मार्शल वॉल्स और 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग था। जब ये खबर सेक्ट तक पहुंची तो वे तीनों ही गुस्से में भर गए। अच्छी बात ये थी कि वो क्राउन प्रिंस के महल में मेहमान थी और जुए किंघे वहां मौजूद थे, इसलिए निंग रोंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बार उस लड़की ने सच में जल्दबाजी में कदम उठाया था। यहाँ तक कि चैन सिन और गुरु रोंग जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने भी उसका बचाव नहीं किया। ट्विन मार्शल वॉल्स के बिना भी 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए जितनी ताकत चाहिए होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। गुरु रोंग ने चिंता से पूछा, क्या हमें रोंग को वापस बुलाकर उसे कुछ समय के लिए शांत रहने को कहना चाहिए? आखिर इतने ताकतवर इंसान को नाराज करने के बाद क्या पता वो छिपकर हमला कर दे। उनकी पहले कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। कौन जानता है कि वो असल में कैसा इंसान है। देर हो रही है। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। अभी के लिए हालात जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। ये टाइटल डोलुआ अभी हेवन डो सिटी में है। मैं कल खुद उससे मिलने जाऊंगा। तुम तो बस क्राउन प्रिंस के महल में मेहमान हो और अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। काश ऐसे ताकतवर इंसान को 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट में शामिल किया जा सकता। ये सोचते ही निंग फेंगजी की आंखों में एक सुनहरी चमक आ गई। इतने सालों में ये पहली बार था जब जियू शेंघे बिना बिल चुकाए खाना छोड़कर चला गया था। शर्म के मारे उसके गाल जल रहे थे। जैसे ही वो पायमोन के साथ 7 ट्रेजर होटल से बाहर निकला, उसने जल्दी से विदा ले ली। तुम्हें मनाने के लिए बाद में बहुत समय मिलेगा। अभी तो वो बस कहीं छिपकर इस अजीब स्थिति से उभरना चाहता था। जोंगली, किंघे इतनी जल्दी क्यों चला गया? क्या कुछ हुआ? पायमोन ने अपना गोल मटोल पेट सहलाया और तुम्हारी तरफ मुड़ी। आखिरकार तुम क्राउन प्रिंस की रियासत के मुलाजिम हो, क्या हमें जाकर मदद नहीं करनी चाहिए? तुमने उसे जाते हुए देखा, वो घबराहट में भाग रहा था और स्थिति को अच्छी तरह समझ गए। कम उम्र की लड़कियां जल्दी शर्मिंदा होती हैं। उसका शर्मिंदा होना स्वाभाविक था। तुम्हारे विपरीत एक प्राचीन देवता जो 6000 से ज्यादा सालों से जीवित था, तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगा। रुको, तुमने नीचे बड़बड़ाती हुई पायमोन की ओर देखा और सोचा कि ये छोटी सी बच्ची सचमुच में चलती फिरती क्वेस्ट डिस्पेंसर है।
अगर तुम बस उसे जवाब भी दे देते तो तुरंत एक नया काम शुरू हो जाता। कोई आश्चर्य नहीं कि ट्रैवलर के पास हमेशा करने के लिए अनगिनत काम थे। पता चला कि यही छोटी सी बच्ची उन सभी मुश्किलों की जड़ थी। 6000 से ज्यादा सालों तक जीने के बाद आप निश्चित रूप से अब नए काम शुरू नहीं करने वाले थे। वो ठीक है, चलो चलते हैं। पाइमॉन वहीं ठिठक गई। कहानी वैसी नहीं चल रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। अगर ट्रैवलर यहाँ होता तो वे दोनों पहले ही चुपके से उसका पीछा कर रहे होते। जोंगली, वो अपने छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ रहे व्यक्ति के पीछे तेजी से दौड़ी। इस अनजान दुनिया में तुम्हारे बिना उसे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। तुम वही सब तो नहीं करने वाले जो तुमने लियो में किया था? बस घूमना फिरना, पक्षियों को देखना और कहानियां सुनना। ये लियो नहीं है। हम आखिरकार डूलो कॉन्टिनेंट पहुंच गए हैं। हमें हेवन डो एम्पायर, स्टार लो एम्पायर, वुहुन सिटी और स्टार डो फॉरेस्ट घूमना चाहिए, है ना? घूमने का असली मजा तो यही है। पाइमॉन लगातार बड़बड़ाती रही। तुमने बस अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, जरा भी परेशान न हुए बिना। ये छोटी सी बच्ची बस 2 बार खाना खिलाने से ही खुश हो जाती थी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि ट्रैवलर ने एक बार मॉन्स्टैड के लिए इतनी बड़ी समस्या हल कर दी थी, वो भी बिना एक भी मोरा लिए। रुको, तुमने अपनी ठुड्डी सहलाई। लगता है तुमने तब ट्रैवलर को कोई मेहनताना भी नहीं दिया था। अरे पैसे से ज्यादा दोस्ती मायने रखती है छोटी बच्ची। हर सफर का अंत होता है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि पाइमॉन बोल पड़ी, तुम बस काम से जी चुराना चाहते हो, है ना? ली विनयान ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखने लगा। अचानक ही उसके चारों ओर उदासी का माहौल छा गया। पाइमॉन के छोटे से दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमने लगे। पाइमॉन, तुम्हारा दिल बहुत साफ और मासूम है। हाई ईक्यू साफ दिल, लो ईक्यू भोली भाली और आसानी से बेवकूफ बनने वाली। हमारा सफर तो अभी शुरू हुआ है, आगे का रास्ता लंबा है, इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। तुमने अपना लहजा बदला और सहजता से कहा, तुम नहीं चाहोगी कि रास्ते में खाना खत्म हो जाए, है ना? ये तो बहुत बुरा होगा। पाइमॉन तुरंत गंभीर हो गई। जोंगली, मुझे लगता है कि हमें सच में ठीक से तैयारी करनी चाहिए। चलो पहले चाय की दुकान पर बैठते हैं। ठीक है। तुमने मन ही मन आह भरी। ये छोटी सी बच्ची दिन में कम से कम 7 बार बेवकूफ बनती है। उधर श्वेक ग्रुप अभी भी हेवन डोर शहर के दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। ये हेवन डोर शहर बहुत खतरनाक है। हमें यहाँ आए अभी 1 दिन ही हुआ है और हमने क्राउन प्रिंस, चौथे प्रिंस और 2 टाइटल डोलुअस को नाराज कर दिया है। जाओ वूजी ने अपनी बाहें बांध रखी थी और वे परेशान दिख रहे थे। फ्लेंडर, क्यों ना हम श्रेक एकेडमी वापस चले जाएं? इतने सालों तक सोटो शहर में बेफिक्र रहने के बाद उन्होंने ऐसे झटके नहीं झेले थे। 1 दिन से भी कम समय में वे 2 बार अपनी जान गवाते गवाते बचे थे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। माओ होंगजुन ने भी अपनी बात कही। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है। डीन, चलिए श्रेक वापस चलते हैं, अकेडमी को और बड़ा और मजबूत बनाते हैं और भविष्य में हेवन डो रॉयल अकेडमी को सच में मुकाबला देते हैं। ऑस्कर ने भी अपनी बात रखी। फ्लेंडर चुप रहे। दाई मोबाई ने जीव बैंक को मुक्का मारा था, जिससे उन्हें हेवन डो रॉयल अकेडमी से निकाल दिया गया था। फिर जल्दबाजी में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसके पास 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग था, जिससे पूरी टीम लगभग मारी ही जाती। अगर कुछ जान पहचान ना होती तो वे आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उनके हेवन डो शहर में जिद करके रुके रहने की एकमात्र वजह एक व्यक्ति थी, लियू और लॉन्ग। तभी उनकी नजर शहर की दीवार पर लगे एक नोटिस पर पड़ी। उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। लानबा एकेडमी टीचरों को भर्ती कर रही है। लानबा एकेडमी? क्या ये वही एकेडमी नहीं है जिसे लियू और लॉन्ग चलाती हैं? फ्लेंडर ने शांत चेहरा बनाए रखा, जैसे वे इस नाम को पहली बार सुन रहे हो। कुछ सोच विचार के बाद ग्रुप ने आखिरकार फ्लेंडर की बात मानने का फैसला किया और लानबा एकेडमी की ओर चल पड़े। सूरज ढलने और चांद के उगने से रात ने धीरे धीरे हेवन डो शहर को अपनी आगोश में ले लिया और अलग अलग गुटों से खुफिया रिपोर्टें ताकतवर लोगों तक पहुंचने लगी। हेवन डो राजमहल के अंदर सम्राट ज़इये अपने हाथों में पकड़ी गुप्त फाइल को देख रहे थे। उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। 2 मार्शल सोल्स, 1 टाइटल डोलुओ, यहाँ तक कि 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग, ऐसी युद्ध क्षमता उसे महाद्वीप के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देती है। किंग, तुम कह रही हो कि मिस्टर जोंगली अभी तुम्हारे क्राउन प्रिंस के महल में खास मेहमान है? इतनी जबरदस्त ताकत वाली हस्ती तुम्हारे यहाँ कैसे आ गई? पिताजी, मिस्टर जोंगली न सिर्फ बहुत ताकतवर है बल्कि प्राचीन इतिहास और क्लासिक्स के भी ज्ञाता है। जिन किंघे ने सम्मान से जवाब दिया। उसके हाथ बगल में लटके हुए थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनसे मिली और उन्हें अपने महल में बुलाया। जब मैंने उन्हें पहली बार अपने साथ जोड़ा था तो मुझे पता भी नहीं था कि वे टाइटल डोलुओ है। ज़इये की आंख फड़की। वो नहीं समझ पा रहा था कि जिंग किंघे ने इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्ति को कैसे अपने साथ जोड़ लिया। ऐसे ताकतवर लोग पैसे और रुतबे से आसानी से नहीं मानते। अगर वे इतनी आसानी से मान जाते तो हेवन डो एम्पायर को दुगुबो, जो टाइटल डोलुओ में सबसे कमजोर थे, को अपना इकलौता डेस्ट एक्सपर्ट नहीं बनाना पड़ता। दुगुबो, मैंने क्या किया? शायद मुझे चले जाना चाहिए। सच तो ये था कि ज़इये ने पूरी कहानी का पता लगा लिया था। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि दुगुबो ने तुम्हें एक आलीशान महल तोहफे में दिया था। चूंकि दुगुबो प्रिंस जिंग शिंग और प्रिंस बेंग के करीबी थे, इसलिए वे निश्चित रूप से जिंग किंघे को किसी काबिल व्यक्ति की सलाह नहीं देते। लगता है ये सचमुच जिंग किंघे की अपनी किस्मत थी। शाही आदेश जारी करो, क्राउन प्रिंस के महल के गेस्ट एक्सपर्ट को 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन दिए जाएं, साथ ही कीमती रत्नों और दुर्लभ अगरबत्तियां दी जाएं। ज़इये ये बात कहते कहते रुक गए। वैसे किंघे, क्या मिस्टर जोंगली को औरतों में दिलचस्पी है? जिन किंघे के होंठ का कोना फड़का। उसे ये कैसे पता हो सकता था? जैसे ही वे अपना सिर ना में हिलाने वाली थी, उनके दिमाग में एक बात आई जो उन्होंने पाइमॉन से जानी थी। पिताजी, मुझे पता चला है कि मिस्टर जोंगली की पसंद काफी उम्दा है। उन्हें एंटीक चीजें जमा करना, कैलीग्राफी और पेंटिंग जमा करना, साथ ही संगीत और ओपेरा सुनना पसंद है।
खाली समय में उन्हें आराम करने के लिए सड़कों पर घूमना अच्छा लगता है। सच कहूं तो जब उन्हें पहली बार ये पता चला तो उन्हें भी लगा कि तुम एक आवारा जैसे लगते हो। कौन सा टॉप लेवल का पावर हाउस अपना दिन सड़कों पर घूमने और संगीत सुनने में बिताता है? लेवल 96 से ऊपर के उन पावर हाउसों को देखो, क्या उनमें से कोई एकांत में साधना में सालों नहीं बिताता? बाजारों में घूमना और संगीत सुनना क्या ये कोई गंभीर एक्सपर्ट करेगा? ये भी चुप हो गए। तुम्हारी रोजमर्रा की दिनचर्या की खुफिया रिपोर्ट में यही गतिविधियां लिखी थीं। हालांकि ये बात कि तुम्हें एंटीक चीजें पसंद है चीजों को आसान बनाती है। हेवेंडो एम्पायर 10,000 सालों से कायम है और इसका खजाना एंटीक चीजों से भरा है। उनमें से सबसे कीमती चीज द वास्ट सी यूनिवर्स कवर ऐसी चीज थी जिसे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन के निंग फैंगजी भी पाना चाहते थे। उन्होंने इसे कई बार खरीदने की कोशिश की लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। साधारण खजाने इस स्तर के एक्सपर्ट को नहीं बांध सकते, इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। किंग हिट, तुम दुनियादारी के उसूल समझते हो लेकिन तुमने ऐसे व्यक्ति को एम्पायर के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए काफी कुछ नहीं किया। ज़ेइये ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, एक शाही फरमान जारी करो, राष्ट्रीय खजाना द वास्ट सी यूनिवर्स कवर मिस्टर जोंगली को उपहार में दे दो। जिन किंग हे काम गए। वो एक ऐसा राष्ट्रीय खजाना था जिसे निंग फैंगजी ने से बार बार कोशिश करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाए थे। फिर भी ज़ेइये उसे बस ऐसे ही दे रहे थे। ट्विन मार्शल सोल्स, 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग, इतने बड़े स्तर का एक्सपर्ट, ये सब करना सही था। ज़ेइये ने उनकी ओर देखा, किंग हे तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, आपका बेटा समझता है। जिन किंग हे ने सम्मान से सिर झुकाते हुए जवाब दिया जबकि उनके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। ज़ेइये उन्हें लोगों को संभालने की कला सिखा रहे थे लेकिन वो असली जिंग किंग हे नहीं थे, वे स्पिरिट हॉल के चियान रेंजियो थे। अगर ज़ेइये इस आदमी को पहले पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लेते तो स्पिरिट हॉल गंभीर खतरे में पड़ जाता। अच्छी बात यह थी कि वे क्राउन प्रिंस के पद पर थे, उन्हें नजदीकी का फायदा मिला हुआ था। ओह ज़ेइये, तुमने इतने हिसाब किताब लगाए पर कभी ये नहीं सोचा कि मैं असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में पक्का इरादा, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े वो इस आदमी को अपने पाले में लाकर ही रहेगा। उधर हेवेंडो शहर में स्पिरिट हॉल के पवित्र मंदिर में प्लैटिनम बिशप सालास का चेहरा तूफानी बादल की तरह काला पड़ गया था। उसे शहर के दरवाजे पर हुई घटना के बारे में घंटों पहले ही पता चल गया था। वो भी घंटों तक खुफिया रिपोर्टों को लेकर चुपचाप बैठा रहा था। एक जबरदस्त एडवर्सरी। अगर ये आदमी अपनी दूसरी मार्शल सोल से भी स्पिरिट रिंग्स जोड़ने में कामयाब हो गया तो वे स्पिरिट हॉल के लिए एक अभूतपूर्व खतरा बन जाएगा। सालास चिंता में डूबा हुआ था। अगर कोई टाइटल डोलवो भागने की ठान ले तो वे दोनों उसे रोक नहीं सकते थे और हो सकता है कि वे भागने की कोशिश ही ना करें। क्या होगा अगर कई टाइटल डोलवो मिलकर भी उसे न हरा पाए, जैसे पुराने समय में तांग हाओ? क्या वे सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है? रुको, सालास की आंखें अचानक चमक उठी और उसके चेहरे पर छाई उदासी पल भर में गायब हो गई। उसे चियान रेंजियो की असली पहचान अच्छी तरह पता थी। अगर ये आदमी क्राउन प्रिंस के महल का कोई कर्मचारी था तो असल में वे यंग लेडी के अपने लोगों में से ही एक था। तो इतनी चिंता के बाद पता चला कि वो आदमी तो उन्हीं की तरफ था। क्या उसे औपचारिक मुलाकात के लिए जाना चाहिए? अगर वे अनजान होने का नाटक करते तो ऐसा लगता कि वे कुछ छिपा रहे हैं और इसलिए शक और बढ़ जाता। जाना, उसे जाना ही था और इतना ही नहीं, उसे खुलेआम और औपचारिक रूप से निमंत्रण भी देना था। स्पिरिट हॉल को कभी दूसरों को अपने कामों की सफाई देने की जरूरत क्यों होनी चाहिए?